गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट में रेडिएशन का लेक्चर नंबर 6। ओके, तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टीफेंस लॉ और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी देखा था। तो पहले मैं उस प्रॉब्लम को वो जो इक्वेशन था अपना स्टीफेन लॉ वाला, मैं उसको लिख दूं बोर्ड पे। तो आपको याद होगा बच्चों कि वो जो अपना आया था, दैट इज़ कोई बॉडी अगर जिसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, तो हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट किया था स्टीफेन लॉ के हिसाब से dQ/dt दैट इज़ रेट ऑफ हीट लॉस, जिसको U भी बोलते थे हम लोग, है ना। तो जो हमारा U इमिशन माइनस U एब्जॉर्प्शन, ये dQ/dt क्या हो गया, रेट ऑफ हीट लॉस। ये क्या हो गया बच्चों, रेट ऑफ हीट लॉस। बस आपको याद दिलाने के लिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये रेट ऑफ हीट लॉस हो गया। और UE माइनस UA, तो दोस्तों इसमें हमने क्या किया था, E कॉमन ले लिया था, सिग्मा A और T का पावर 4 माइनस TS का पावर 4। E क्या अपना आया था, इमिसिविटी, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट था, A सरफेस एरिया था आपका, और T टेम्परेचर ऑफ द बॉडी था, TS सराउंडिंग का टेम्परेचर था। और जो भी टेम्परेचर हमने यहाँ पे लिया था वो कैसे लिया था, वो केल्विन स्केल के ऊपर लिया था। किसके ऊपर लिया था बच्चों, केल्विन स्केल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये अपना आया था रेट ऑफ हीट लॉस। ठीक इसी तरीके से एक आया था अपना रेट ऑफ कूलिंग। क्या आया था, रेट ऑफ कूलिंग, और वो आया था बच्चों माइनस dt अपॉन dt। ऊपर वाला टेम्परेचर है, नीचे वाला टाइम के लिए। तो वो कैलकुलेट आया था होके E सिग्मा A T का पावर 4 माइनस TS का पावर 4 अपॉन MS। M जहाँ मास है और S जो है बच्चों वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट होके आया था, ये रेट ऑफ हीट लॉस। और इसको हम लोग बोल रहे थे बच्चों रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ हीट लॉस में जहाँ सिर्फ एरिया इन्वॉल्व था, रेट ऑफ कूलिंग में आपका मास भी इन्वॉल्व है, मास ऑफ द बॉडी, और साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी भी कुछ बच्चों को बार बार ये कन्फ्यूजन होता है रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीट लॉस में। दोस्त दोनों में तुम फर्क समझो ना। कूलिंग का मतलब है टेम्परेचर से और हीट लॉस का मतलब है एनर्जी लॉस से। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हीट के लॉस होने की वजह से ही कूलिंग हो रही है, लेकिन दोनों एकदम से प्रोपोर्शनल हो ऐसा मत सोचो ना। रेट ऑफ हीट लॉस मतलब एनर्जी लॉस हो गई, और टेम्परेचर कितना घटेगा ये तो डिपेंड इस बात पे भी करता है ना कि बॉडी का मास कितना है। जैसे एक एग्जांपल ले लो तुम, सिंपल एग्जांपल, अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है, जैसे मेरे पास जो आया डाउट्स आए जो, उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ ना कि कुछ लोग कंफ्यूज अभी भी हो जाते हैं। वो समझते हैं हीट लॉस ही रेट ऑफ कूलिंग है, ये दोनों हमेशा सेम चलना चाहिए। तुम खुद सोच के देखो बच्चे कि अगर मान लो एक बकेट में वाटर है, ठीक है ना, और दूसरा एक पूरा पानी का तालाब है, दोनों से अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट निकालोगे, बकेट यानी बाल्टी में से निकालोगे हीट मान लो 50 जूल, और पूरे तालाब से निकालोगे, तुम्हें क्या लगता है कि दोनों का टेम्परेचर सेम रेट में फॉल होगा? नहीं होगा ना भाई, क्योंकि Q इक्वल टू MS डेल्टा T जो कैलोरीमेट्री में तुमने पढ़ा है दोस्तों, Q इक्वल टू MS डेल्टा T। तो यहाँ पे डेल्टा T जो टेम्परेचर का चेंज है वो Q अपॉन MS, वो सिर्फ Q पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जब भी कूलिंग की बात आएगी तो हीट कितना निकाल रहे हो वहाँ से, उसके साथ साथ मास पे भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए हमेशा आप याद रखना कि रेट ऑफ हीट लॉस एक अलग सा इंटिटी है, एक अलग क्वांटिटी है, और रेट ऑफ कूलिंग एक अलग क्वांटिटी है। हालांकि दोनों के बीच रिलेशन जरूर है, लेकिन ये कहना कि दोनों हमेशा एक साथ प्रोपोर्शनल चलेगा ये सही बात नहीं है, इसमें मास का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये पिछले क्लास का हमने कुछ बताया आपको। अच्छा, ई इमिसिविटी तो जानते हो तुम, इमिसिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर दोनों न्यूमेरिकली क्या है, ई दिया हुआ रहे क्वेश्चन में या ए दिया हुआ रहे, क्या लेंगे, सेम, ठीक है। टेम्परेचर को हमेशा हम लोग किस में लेंगे, केल्विन में, ओके। और क्या यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, हाँ,
जो स्टीफन ने दिया था वो सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए दिया था, ओके वो, लेकिन हमने ई का यूज करके इसको एक जनरल बॉडी के लिए भी अप्लाई कर लिया, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए ई क्या होगा 1 और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए 0, ओके। चलो अच्छा, एक बच्चे को और कंफ्यूजन थी इस बात को लेके कि उसे लग रहा था ना कि इमिशन जो कोई बॉडी करता है और एब्जॉर्प्शन करता है, दोनों में सेम टेम्परेचर ले लेंगे तो नेट हीट लॉस क्या हो जाएगा 0। बच्चे, मैंने कई बार आपको समझाया कि इमिशन का जो रेट है वो बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। आपने पिछले क्लास में देखा होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि इमिशन का फॉर्मूला क्या है और एब्जॉर्प्शन का क्या फॉर्मूला है, दोनों में टेम्परेचर में फर्क तो तुम देख ही रहे थे ना भाई, क्लियर है। चलो अब सवाल है कि अब आप आज क्या पढ़ेंगे। तो देखो, पहले ये जो फॉर्मूला आया, मान लो कूलिंग वाला ही ज़्यादा काम का है फॉर्मूला। ज़्यादा काम का क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकली देखो, फिर बात वही हो गई, फिजिक्स हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक तो अपना बोर्ड कंपटीशन, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन साइंटिस्ट ने फिजिक्स क्यों बनाया? ताकि आप इसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सको। आ रही है ना बात समझ में? क्योंकि ये चीज़ें जब डिस्कवर हुई होंगी उस समय थोड़ी ही कोई एग्जाम होता होगा, कंपटीशन के एग्जाम के लिए थोड़ी बनाया गया। बच्चों, इसका इस्तेमाल तो हम लोग डे टू डे लाइफ में कर सकें, इसलिए इन लॉज को बनाया गया। अब देखो, स्टीफन लॉ के साथ क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, वो देखो। पहली बात कि ये पावर देखो, टेम्परेचर का पावर, एक तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यानी रेट ऑफ कूलिंग इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी। हमने पिछले क्लास में जितना भी प्रॉब्लम किया, हर एक प्रॉब्लम में तुम्हें याद होगा कि मैं बार बार इनिशियल वर्ड लिख दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही ठंडा होगा टेम्परेचर बदलेगा तो, और जो रेट ऑफ हीट कूलिंग है वो कांस्टेंट नहीं है तो तुम फंस जाओगे, है ना। तो क्वेश्चन भी एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, आप जहाँ भी देखना इनिशियल 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 करके पूछता है ताकि टेम्परेचर गिवन हो। लेकिन तुम समझ सकते हो कि बॉडी की जो रेट ऑफ कूलिंग है वो बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। सराउंडिंग की टेम्परेचर तो अब मोर और लेस कांस्टेंट होती है, ये तो तुम मान के चलो ना, सराउंडिंग की टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। जैसे मान लो तुम अपने रूम में 1 कप टी लेके आए, चाय लेके आए, तो चाय तो ठंडी हो जाएगी। तो चाय ठंडी होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि रूम गर्म हो जाएगा। तो चाय ठंडी होगी लेकिन रूम का टेम्परेचर हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे टीएस तो कांस्टेंट है, लेकिन ये टी जो है ये वेरिएबल है। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या है? वेरिएबल है। रेट ऑफ कूलिंग क्या है? वेरिएबल, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है और यही आपका क्या है? वेरिएबल। और इसका वेरिएशन में और क्या प्रॉब्लम है बच्चों? एक तो पावर 4 है, तो 4 पावर के साथ किसी वेरिएबल क्वांटिटी को डील करना थोड़ा मुश्किल है। एक और दिक्कत है यहाँ पे बच्चों कि इसमें टेम्परेचर को आपको रखना पड़ेगा केल्विन स्केल पे, और केल्विन में समझते ही हो कि ये संख्या कितनी बड़ी हो जाती है। मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी है तो केल्विन में 283 हो जाएगी। अब 283 का पावर 4 करो। तो बच्चों, ये प्रैक्टिकली इसको यूज करना, स्टीफेंस के इस लॉ को यूज करना साइंटिस्ट को थोड़ा मुश्किल आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसका एक दूसरा तरीका निकाला। इसी का एक अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन भी है। अप्रॉक्सीमेटेड मतलब उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको रियल लाइफ में लगा सकें। और आपको पता होना चाहिए ये काम किसने किया होगा, तो उसी महान साइंटिस्ट ने किया, न्यूटन ने किया। आप न्यूटन की देखो पहुंच हर जगह है, न्यूटन ने हर जगह कुछ न कुछ, हर चैप्टर में कुछ न कुछ किया है, समझ गए ना। सिवाय मॉडर्न या मैग्नेटिज्म में उनका रोल नहीं मिला आपको, या इलेक्ट्रिसिटी में भी नहीं, लेकिन बाकी जगह है। ऑप्टिक्स में भी उनका रोल है, बाकी हीट में है, साउंड में है, और मैकेनिक्स तो पूरा न्यूटन का ही किया हुआ है। तो बच्चों, न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसका नाम है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। क्या नाम है बच्चों? न्यूटन्स कूलिंग लॉ। और न्यूटन्स कूलिंग लॉ जो है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्म ऑफ स्टीफेंस लॉ। किसका बच्चों? स्टीफन का। तो अभी हम लोग उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि हमें प्रॉब्लम आ रही थी स्टीफेंस लॉ में, और वो प्रॉब्लम क्या थी वो मैंने आपको बताया।
देखो पहली बात, न्यूटन्स कूलिंग लॉ के बारे में जो फर्स्ट थिंग है, इट इज स्पेशल कंडीशन ऑफ स्टीफेंस लॉ। ये स्टीफेंस लॉ का ही एक स्पेशल कंडीशन है। कब इसको लगाएंगे? इट शुड बी यूज्ड व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी and its surrounding is small। जब बच्चों बॉडी और उसके सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या हो? स्मॉल हो। कितना स्मॉल हो? तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लेस देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 40 डिग्री से लेस हो। अब ये जो है ये कोई बाउंड्री नहीं है। किसी बुक में आपको 35 डिग्री भी मिल जाएगा, किसी में 36, तो ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। एक डेटा रखो अपने दिमाग में कि इसी के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। तो कम डिफरेंस में आप न्यूटन्स कूलिंग लॉ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब देखो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, कैसे ये लॉ डिराइव करेंगे और ये कम टेम्परेचर हमें कैसे मदद पहुंचाएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले जैसा कि फॉर्मूला है रेट ऑफ कूलिंग का हमारे पास, ये इस माइनस का मतलब तो समझते हो ना, इसके अंदर वो छुपे हुए माइनस को पॉजिटिव करने के लिए होता है, क्योंकि टेम्परेचर फॉल कर रहा होता है। तो यहां देखो सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4 डिवाइडेड बाई m इंटू एस। और आगे कोई बॉडी है तो उसकी इमिसिव पावर या एब्जॉर्प्टिव पावर A लिख लो। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि ये बॉडी का टेम्परेचर है और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस होना चाहिए ये डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी स्मॉल, ये छोटा होना चाहिए। किसके कंपेयर में? बॉडी के टेम्परेचर के कंपेयर में या सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपेयर में। इन दोनों के कंपेयर में उनके बीच का डिफरेंस कम होना चाहिए। जैसे खुद तुम सोच के देखो, मान लो बॉडी का टेम्परेचर है 960 केल्विन और सराउंडिंग का टेम्परेचर है आपका मान लो 930 केल्विन, तो डिफरेंस तो 30 केल्विन ही हुआ। तो 30 केल्विन इससे भी बहुत छोटा है और इससे भी बहुत छोटा है, ये दिमाग में सेट रखो। चलो, क्योंकि यही अप्रॉक्सीमेशन है यहाँ पे। अब आगे देखो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, बॉडी का जो टेम्परेचर है T, दिस इज इक्वल टू Ts प्लस डेल्टा T, ऐसा लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा T इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। अब इसको अपने दिमाग में सेट रखो और चलो इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है अपना स्टीफन वाला? dt बाई डी टी इक्वल टू ई सिग्मा ए एम एस, और जहाँ पे t लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Ts प्लस डेल्टा टी का पावर 4 लिख सकते हैं ना बच्चे, t की जगह, है कि नहीं, और माइनस Ts का पावर 4। ओके, चलो फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? फिर हम लोग लिखेंगे माइनस डी टी बाई डी टी ई सिग्मा ए बाई एम एस, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक काम करो दोस्तों कि इसमें से Ts कॉमन ले लो। तो Ts अगर आपने कॉमन ले लिया तो Ts कॉमन ले लिया तो 1 प्लस डेल्टा टी बाई Ts का पावर 4। आ रही है बात समझ में? और ये क्या हो गया? माइनस Ts का पावर 4। क्लियर है? चलो अब देखो, अच्छा इसका ही पावर 4 यहाँ पे, ये ब्रैकेट में कॉमन निकालोगे तो पावर 4 हो जाएगा। अब देखो ये a प्लस b का पावर 4।
अब इसको हम लोग बाइनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन तुम मैथ वाले स्टूडेंट तो जानते होगे, बाकी लोग फिलहाल ये जान लो कि क्या करते हैं इसमें। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, अगर 1 के कंपेयर में ये क्वांटिटी बहुत छोटा हो तो हम लोग सीधा इस पावर को इसके कोफिशिएंट में डाल देते हैं और ये सॉल्व हो जाता है। ये कब? जब ये वाला टर्म इसके कंपेयर में क्या हो, बहुत छोटा। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ऐसे आएगा, ई सिग्मा ए अपॉन एम एस टी एस का पावर 4। और तुम तो सोच लो कि डेल्टा टी ऑलरेडी इन लोगों से छोटा है, और अगर इससे डिवाइड कर देंगे, किसी भी दोनों में से किसी से भी डिवाइड करने पे, ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? खासकर तुम देख लो, अगर एग्जांपल लें, ये आपका 10-20 डिग्री हो और नीचे 400-500 से डिवाइड करोगे तो ये छोटा हो ही जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आएगा बच्चों 1 प्लस ये जो पावर 4 है ये इसके कोफिशिएंट में चला गया, इंटू डेल्टा टी अपॉन टी एस माइनस टी एस का पावर 4। क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं, आप जल्दी से इसे लिख लो। मैं इधर वाला सिर्फ मिटाऊंगा, क्योंकि इधर वाली इक्वेशन को यूज करूंगा तो मैं इधर वाला मिटा दूंगा। आप जल्दी से लिखो पहले। तो दोस्तों यहां पे देखो, ये माइनस डी टी बाई डी टी। ओके, अच्छा अब इसमें से देखो टी एस यहां से कॉमन ले लो, तो टी एस कॉमन ले लो तो वो बाहर आ जाएगा ई सिग्मा ए टी एस का पावर 4, ओके, अपॉन एम इंटू एस। और ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? यहां पे 1 डेल्टा टी बाई टी एस और यहां पे -1। अब देखो हम लोग मंजिल के करीब हैं, ये 1 और ये 1 कैंसिल, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी एस का पावर 4 अपॉन एम इंटू एस, और अंदर से सिर्फ ये बाहर निकल के आया बच्चों डेल्टा टी बाई टी एस, और एक टी एस से इस पावर को कैंसिल करो तो ये 3 हो जाएगा। फाइनली माइनस डी टी बाई डी टी ई सिग्मा ए टी एस का पावर 3 अपॉन एम एस इंटू डेल्टा टी। फिर फाइनली लिखेंगे, अब जरा ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। बॉडी का जो सरफेस का टेक्सचर है वो ये डिसाइड करता है, या नेचर ऑफ मटेरियल वो इसकी इमिसिविटी डिसाइड करता है। सिग्मा कांस्टेंट है, गिवन बॉडी का एरिया भी फिक्स होगा, बॉडी का मास भी कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कांस्टेंट होगी, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होगा। वातावरण का टेम्परेचर किसी बॉडी के ठंडा होने या गर्म होने पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों, ये इसमें सब कुछ तो कांस्टेंट ही इन्वॉल्व है। तो इतना सारा लिखने के बजाय हमने ये लिख दिया, मान लो हमने इसको बी बोल दिया, ये बी एक कांस्टेंट हो गया, ये सारे कांस्टेंट्स को अपने अंदर समेटे हुए। बी बोल दो या कुछ भी बोल दो, जो मर्जी है बोल दो, सी बोल दो, जो मर्जी है सी बोल देते हैं। ये सी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और ये डेल्टा टी क्या था बच्चों? तो डेल्टा टी देखो क्या था, डेल्टा टी था बॉडी का टेम्परेचर, दैट इज टी माइनस टी एस। अब तुम देखो, ये तो तुमने पहले ही लिख रखा है, पहले इसको जल्दी से लिख लो। अब मैं इसको मिटा दूंगा, ये पहले ही लिख रखा होगा आपने, जल्दी से लिखो। तो दोस्तों अब देखो, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू सी टी माइनस टी एस। ये अपने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। पावर 4 आपका गायब हो चुका है। देख लो, अभी भी ये रेट ऑफ कूलिंग है। अगेन दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, अभी भी ये रेट ऑफ कूलिंग है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और ये क्या है बच्चों? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। लेकिन पार देखो क्या है 1। तो ये एक आपके पास, अब देखो उस वहाँ
जो पावर 4 से अपने को समस्या आ रही थी, उस समस्या से हमें मुक्ति मिल गई। ओके बच्चों। अच्छा, अब एक चीज और देखो, इतना ही नहीं, तुम यहां पे टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सेल्सियस में रख सकते हो, क्योंकि अब यहां देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, ये डिफरेंस है। तो दिस डिफरेंस कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। जैसे मान लो T का पावर कहोगे, पहले भी तो डिफरेंस था, लेकिन पावर 4 का जब डिफरेंस है, इसमें हम लोग सिर्फ केल्विन में लिख सकते हैं। इसको कहीं रफ में लिख लेना, इसमें हम सिर्फ केल्विन में पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल 1 के पावर में होगा तो ये डिफरेंस केल्विन में लो या और आप सेल्सियस में लो, दोनों में सेम आएगा। आ रही है बात समझ में? कैसे? तो बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चे। मान लो 373 है, 273 है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो 100 केल्विन आएगा। और अगर डिग्री सेल्सियस में लोगे तो ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और ये कितना होगा? 0 डिग्री। तो 100 में से 0 गया तो भी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया। लेकिन अगर मान लो इसका पावर 4 कर दे और यहाँ भी इसका पावर 4 कर दे, तो भी क्या ये डिफरेंस सेम आ पाएगा? नहीं। ये डिफरेंस तभी सेम आता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, जब पावर क्या होता है? 1। और देखो यहाँ दोनों ही केस में पावर 1 हो गया। तो मतलब इस फॉर्मूला में ये जरूरी नहीं है कि आप केल्विन में ही टेम्परेचर को रखें। इस फॉर्मूला में आप टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ इस चीज को, आप समझो। समझ में आई बात? ये मैंने क्या समझाया आपको? ठीक है। तो देखो, हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि स्टीफन में तो आपको केल्विन में ही करना है, लेकिन यहां पे आप टेम्परेचर्स कैन बी प्लेस्ड इन केल्विन एज वेल एज डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बच्चों, चलो फिर आगे देखते हैं। चलो दोस्तों, तो यहां पे अपने को ये हमेशा याद रखना है कि ये C में कौन कौन इन्वॉल्व है। ये जो C है, इसमें इन्वॉल्व है बच्चों E सिग्मा A TS का पावर 3 अपॉन MS। ये सारे के सारे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है। लेकिन जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपका इसके बाहर है, जो कि आप देख सकते हो। अब इसको हम लोग और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले आप लिखो यहाँ पे जल्दी से। दोस्तों देखो, इस आउटकम को और हम लोग अब कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मान लो -dt, ठीक है, -dt/dt है। ओके, -dt/dt इक्वल्स टू क्या अपना कैलकुलेट होके आया? C और T माइनस TS। TS किसका टेम्परेचर है बच्चों? सराउंडिंग का। अब एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, मान लेते हैं एट T = 0 टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज T1। बॉडी की टेम्परेचर कितनी है? T1। एंड एट टाइम T टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल बी T। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, T = 0 पे बॉडी का टेम्परेचर है T1 और एट टाइम T टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना मान लिया हमने? T। तो हम लोग चाहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर टाइम के फंक्शन में निकालना, वो आ जाएगा, इस इक्वेशन से ही आ जाएगा। और ये याद रखना चाहिए आपको कि C में कौन कौन है ना बच्चों? C में कौन कौन है, C कौन कौन से कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये दिमाग में आप रखो इस चीज को। चलो यहाँ पे आ जाओ, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। अब इस पे ग्राफ भी एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। तो dt और इधर से ले आओ बच्चों T माइनस TS। ओके, और इधर पहुंचा दो आप C इंटू dt। ठीक है, C इंटू dt। अब एक काम करते हैं, माइनस को इधर भेज देते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो dt/t माइनस TS इक्वल्स टू -C, और ये हो गया आपका dt। क्लियर है? चलो अब इसका इंटीग्रेशन करो।
तो t इक्वल टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर था T1 और t इक्वल टू T पे बॉडी का टेम्परेचर कितना है T। तो पहले इसका इंटीग्रेशन देखो, तो ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, dx बाय x के फॉर्म में है, तो log x हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ln t माइनस ts, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। और लिमिट क्या रखोगे, T1 टू T इक्वल्स टू माइनस c आगे आ गया बच्चों, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट कहां से कहां, 0 टू t। ठीक है, चलो अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे t के जगह t रखेंगे, एक बार t के जगह T1 रखेंगे। तो ऐसा करने से देखो ये क्या आएगा, t माइनस टी एस अपॉन T1 माइनस टी एस। ये एकदम आराम से समझ जाओगे, मैंने एक स्टेप यहाँ पे कम लिखा है। क्या करेंगे, एक बार t के जगह t रखेंगे, फिर माइनस एक बार t के जगह T1, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, जिसको हम लोग लिख सकते हैं log m बाई log n, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस सी टी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एंटी लॉग ले लोगे, क्या लोगे बच्चों, एंटी लॉग, तो t माइनस टी एस अपॉन T1 माइनस टी एस इक्वल टू ई टू द पावर माइनस सी टी। क्लियर है, चलो फिर क्या करेंगे, फिर इसको आप इधर भेज दो, समझ गए ना। एंटी लॉग लेने से क्या होता है, ये ln जिसका बेस होता है e, ये एक ऐसा लॉग है जिसका बेस e है, तो RHS वाला e के पावर में चला जाएगा। तो t माइनस टी एस इक्वल्स टू T1 माइनस टी एस इंटू ई टू द पावर माइनस सी टी। सो t इक्वल्स टू बच्चों Ts प्लस, ध्यान से देखना, Ts प्लस T1 माइनस टी एस ई टू द पावर माइनस सी टी। तो आप यहाँ पे देखो कि बॉडी का टेम्परेचर T जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आया है। तो ये हो गया बॉडी का टेम्परेचर T किस टाइम पे, T टाइम पे, यहाँ C लिखा हुआ है। ये Ts क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, और T1 क्या है, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप देखो बॉडी का टेम्परेचर किसी टाइम T पे आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो जल्दी से इसको राइट डाउन करो। तो दोस्तों जो फाइनल इक्वेशन अपना आया था वो t इक्वल्स टू टी एस, और क्या आया था, T1 माइनस टी एस इंटू ई टू द पावर माइनस सी टी। ठीक है, इसको थोड़ा सुलझा के भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, तो t इक्वल्स टू, देखो कैसे लिख सकते हैं, या ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सुलझा हुआ ही है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये इक्वेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे t इक्वल टू 0 करोगे, t इक्वल टू 0 जैसे ही करोगे, तो t इक्वल टू 0 करने से ये 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा Ts प्लस T1 माइनस Ts, और ये कैंसिल हो गया। तो बताओ t इनिशियल टेम्परेचर तो T1 था ही आपका। दूसरी बात, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बच्चे, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिरेगा। कैसे, तो देखो t इक्वल्स टू टी एस अब प्लस T1 माइनस टी एस, और ये इसको डिवीजन में डाल दो e टू द पावर सी टी। तो सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर का पावर अगर बढ़ता चला जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी घटेगी, तो टेम्परेचर फॉल होगा या नहीं होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, ये ग्राफ पूछता है बच्चों एग्जाम में, तो अगर ये बॉडी टेम्परेचर जिसका T है और इस पे टाइम ले लो, ठीक है ना, तो t इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना था, T1, और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता चला जाएगा बच्चों, तो टाइम बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर आपका फॉल होता चला जाएगा। और टेम्परेचर अगर ये t की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इन दैट केस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मतलब फाइनली ये तुम मान के चलो कि ये जो गिरेगा कहाँ तक गिरेगा, जब तक कि इसका टेम्परेचर किसके बराबर ना हो जाए, सराउंडिंग के बराबर, है ना। तो इसको कुछ मान लो, अगर ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है Ts, तो इसको ऐसे कर दोगे, मतलब ये सराउंडिंग के टेम्परेचर तक बराबर होने में टेक्निकली इनफाइनाइट टाइम लेगा। तो ये इसका एप्लीकेशन आप समझो न्यूटन्स कूलिंग लॉ का, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि इस इक्वेशन से तो प्रॉब्लम बनाए जा ही सकते हैं, इससे भी हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, लेकिन इसका एक और मैं आसान
मेथड आपको बताता हूं जिससे कि आप प्रॉब्लम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी अभी आपको बताता हूं, न्यूटन्स लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म। इसको पहले राइट डाउन करो। तो दोस्तों अब यहां पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे जो न्यूटन्स कूलिंग लॉ में अपने को मदद करेगा उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब वो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 तक डिक्रीज करता है। कितना? T1 से T2 तक। और ये डिक्रीज होने में टाइम जो है, टाइम टेकन बाय द बॉडी, जो बॉडी के द्वारा टाइम लिया गया, मान लो वो लिया गया T, है ना, मतलब कि डेल्टा T की जो वैल्यू है, T0 कर लेते हैं, जो टाइम इंटरवल लगा वो कितना लगा? T0। ठीक है, चलो तो देखते हैं बच्चों T1 से कहां तक डिक्रीज हुआ? T2 तक। अब एक काम करते हैं, जो फॉर्मूला अपने पास है दैट इज माइनस dt/dt इक्वल्स टू C और T माइनस TS। ये जो फॉर्मूला है इसमें डिफरेंशिएशन का यूज है, तो इसका मतलब ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग ये किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइन किया गया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग। हम लोग चाहें तो चालाकी से इसको एवरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें हम लोग किस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे? जैसे ये एक इंस्टेंट पे ऐसा निकलेगा, लेकिन एक इंटरवल जैसे T0 इंटरवल में अगर टेम्परेचर में ये चेंज आया तो इसके लिए भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या काम करना होगा बच्चों? उस केस में जैसे ये T बॉडी का टेम्परेचर है, उस केस में बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 तक गया। तो अब सीधी सी बात है, फॉर एवरेज रेट ऑफ कूलिंग, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग के लिए बॉडी का जो टेम्परेचर लेना पड़ेगा वो एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा। और एवरेज टेम्परेचर कैसे लोगे बच्चे? अच्छा, यहाँ एक काम करो, यहाँ इनिशियल और फाइनल लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा, तुमको पता चलता रहेगा क्या से क्या हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल। तो एवरेज टेम्परेचर बॉडी का कैसे लोगे? तो फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। ऐसा हम क्यों कर पाए? तो तुम्हें मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, दोस्त ये लीनियर इक्वेशन है, फिलहाल ये जो T का जो यहाँ वेरिएशन है वो सेम 1 पावर में है, तो 1 पावर में किसी चीज़ का एवरेज हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो न्यूटन जहां dt है वहां लिख दो अब तुम डेल्टा T, बड़ा चेंज। जहां छोटा सा टाइम है वहां बड़ा टाइम लिख दो। देखो सब इसी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म है, ये एवरेज फॉर्म है। C के जगह C, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ये कांस्टेंट है। और जहां तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर T है वहां लिख दो T एवरेज और माइनस TS, दैट इज सराउंडिंग का टेम्परेचर। डेल्टा T की जगह क्या लिखोगे बच्चों? तो डेल्टा मतलब चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय डेल्टा T, दैट इज ये टाइम टेकन, है ना। और इधर क्या हो गया बच्चों? T एवरेज कैसे होगा? तो TF प्लस TI डिवाइडेड बाई 2 माइनस TS। अब इस माइनस को अगर अंदर कर दें तो इनिशियल आगे चला जाएगा और जाना भी चाहिए था, क्योंकि आप समझ में आया ना ये माइनस क्यों लगाया था हमने? क्योंकि फाइनल छोटा होता है और छोटा में से बड़े को घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, उसको ये पॉजिटिव करने के लिए बैठा हुआ है। तो अगर इस माइनस को आगे कर दें तो इनिशियल आगे चला जाएगा, फाइनल छोटा, अब तो ये पॉजिटिव होगा। तो बच्चों ये आपका एक दूसरा फॉर्मेट है जो आप कह सकते हो कि ये भी न्यूटन्स कूलिंग लॉ को ही दिखा रहा है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर एक सर्टेन इनिशियल से फाइनल तक घटता है dt टाइम में, तो सराउंडिंग और इन सब के बीच में ये रिलेशन है। लेकिन यहाँ से जो आपको मिलेगा, ये देखो मैं स्पष्ट लिख रहा हूँ, ये आपको देगा एवरेज कूलिंग रेट। और इससे क्या मिल रहा था बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग। और ये क्या दे रहा है? एवरेज कूलिंग रेट। दोनों में फ़र्क है। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब आपको मजा आएगा कि इसका यूज एग्जाम में बहुत पूछता है वो। तो जल्दी से लिख लो।
तो दोस्तों अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और देखिए अभी आपसे सॉल्व हो भी जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ए लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री टू 60 डिग्री, 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स। ओके, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लिक्विड। अब उसी लिक्विड को अगर 70 से 60 होने में 5 मिनट लग रहा है तो उसी लिक्विड को 60 डिग्री से 50 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा। और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तुम गैप देख लो, इनके बीच में वही 40 के आसपास का गैप है। तो इसका मतलब है परफेक्ट है ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ लगाने के लिए। ठीक है, और उसमें भी आपका 70 टू 60 एक रेंज दे रहा है 5 मिनट्स, मतलब एवरेज में काम अपना चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं 70 टू 60 के लिए, है ना। किसके लिए बात करते हैं बच्चों, 70 डिग्री से 60 डिग्री के लिए। तो ये आपका इनिशियल हो गया और इसमें ये फाइनल हो गया 70 टू 60 में। तो 70 टू 60 में ये इनिशियल और ये फाइनल हो गया। तो आप सबसे पहले यहाँ पे निकाल लो एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर जो होगा बच्चों 70 प्लस 60 हो जाएगा आपका ये 130 डिग्री सी डिवाइडेड बाई 2। तो टी एवरेज जो कैलकुलेट हो गया है बच्चों 65 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अभी कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था अपना, तो फॉर्मूला था TI माइनस TF अपॉन डेल्टा T टाइम इंटरवल इक्वल्स टू C कांस्टेंट T एवरेज माइनस T सराउंडिंग। तो देखो इनिशियल टेम्परेचर है कितना 70, फाइनल क्या है 60। तो 70 माइनस 60 तो 10 हो गया। टाइम कितना लग रहा था 5 मिनट्स, 5 इक्वल्स टू C। T एवरेज कितना आ रहा बच्चों 65, T सराउंडिंग कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ लिख दोगे 30 डिग्री। तो ये देखो यहाँ पे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया और ये आएगा 35। तो C की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई 2/35। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2/35। अब ये कांस्टेंट तो अगले इंटरवल के लिए भी तो वही रहेगा क्योंकि बॉडी वही है, एरिया वही है, सराउंडिंग वही है। तो फिर अब बात करेंगे हम लोग किसके लिए, तो जैसा कि क्वेश्चन में कर रहा है हम लोग को कहाँ से कहाँ तक के लिए बात करने को कह रहा है 60 डिग्री से 50 डिग्री के लिए। कहाँ से कहाँ बात कर रहा है बच्चों 60 से 50। तो इस केस में एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा 60 प्लस 50 अपॉन 2, दिस इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला TI माइनस TF अपॉन डेल्टा T डैश, इस बार टाइम निकालना अपने को, इक्वल्स टू C इंटू T एवरेज कितना लिखोगे 55, T सराउंडिंग कितना लिखोगे 30, वही लिखेंगे ना बच्चे, और T इनिशियल इस बार 60, T फाइनल 50। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10 अपॉन डेल्टा T डैश। और C की जगह क्या लिख दोगे, C की जगह लिख दोगे 2/35। C की जगह जो हमने पहले निकाला उसी C को यूज कर लेंगे यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा बच्चों 25। तो ऑटोमेटिकली अब देखो, अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिंपल है। देखो 2 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 से ये 25 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो इन सबको सॉल्व करके आप देख लो एकदम आराम से, ऐसे भी देख लो ना, डेल्टा T डैश को इधर कर दो, डेल्टा T डैश इक्वल टू 350/50, ये 7 मिनट्स आ जाएगा। तो डेल्टा T डैश 7 मिनट्स। तो आप देखो बच्चों जो आपका आंसर हो गया 7 मिनट्स। तो कहोगे सर पहले 70 टू 60 में 5 मिनट्स लगा, अब वही 10 डिग्री घटने के लिए इतना टाइम क्यों लगा। तो तुम खुद सोचो, लॉजिक लगाओ, पहले 60 से 70 में 5 मिनट लगा, तो बॉडी का अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो याद करो जो इमिशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं। अल्टीमेटली न्यूटन कूलिंग लॉ जो है वो आया तो स्टीफन से ही है। तो 70 टू 60 के बीच में उसका इमिशन का रेट ज़्यादा था। अब एक बार 60 से 50 की बात करें तो इमिशन का रेट थोड़ा स्लो हो गया, तो उतना ही डिग्री घटने के लिए इसको लगने वाला समय जो है
पहले आपका 5 मिनट्स लग रहा था और अब क्या लग रहा है 7 मिनट्स। ओके बच्चों, तो चलो अब क्या है कि अब अभी एक और लॉ है और अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे ताकि हम फिर सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आज का टाइम अब ऐसा है कि हम लोग को अब इसमें व्हील्स लॉ करना है और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स, यानी इसके ऊपर भी एग्जाम्पल्स करने हैं। तो एक लेक्चर में अगर वही अब ऐसा लेक्चर का टाइमिंग हो गया है कि ना एक लेक्चर में पूरा हो पाएगा, अगर पूरा करने की कोशिश करूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो उसको मैं करूँगा, उसको 2 पार्ट में कर देता हूँ, आज ये और फिर नेक्स्ट डे मैं आपको जो व्हील्स लॉ और प्लस इसके ऊपर और प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, और व्हील्स लॉ के ऊपर भी। इसमें एक लास्ट बचा है व्हील्स लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही है लेकिन एग्जाम में व्हील्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो इसको राइट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग।